है एवरीवन, दिस इज मनीष। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियो के बारे में देखे होंगे तो हमारा जो इसके पहले वाला लेक्चर था वो संविधान की विशेषताओं के बारे में बात कर रहा था, यानी कि फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि संविधान की जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या कहती है। देखो, भारतीय संविधान की जो नेचर है ना, यानी कि प्रकृति है, उसको कॉन्सेप्ट को अलग अलग विद्वानों ने जो है, यानी कि अलग अलग जो है, ये कह लो कि लोगों ने मत दिया, यानी कि जिसका जैसा जो है कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने ऐसा दिया। तो दो सेक्शन में हमने इसको डिवाइड करके रखा है। जैसे कुछ विद्वानों ने जो है इसे संघात्मक कहा है, फेडरल कहा है, तो वहीं कुछ विद्वानों ने जो इसे एकात्मक कहा है, यूनिटरी कहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो जब कभी भी लिखने के लिए आए तो ये दो चीजें मेंशन जरूर करना है कि नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में तो भले ही लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग जो है मतों को भी देखना है। तो जैसे कुछ विद्वानों ने इसे संघात्मक सिस्टम कहा है, यानी कि फेडरल सिस्टम, संघात्मक प्रणाली। तो कुछ विद्वानों ने जैसे एकात्मक प्रणाली, जैसे यूनिटरी सिस्टम कहा है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि संघात्मक किसे कहते हैं। संघात्मक का मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत जो है केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच स्पष्ट विभाजन होता है। यानी कि देखो, यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच जो है ना, ये जो पावर होता है उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, काफी क्लियरली होता है। ठीक है, और वो यहाँ पे सेंटर अपना जो है, जो सेंट्रल है, यानी कि जो संघ की सरकारें हैं, ठीक है, केंद्र की सरकार है, वो अपना जो है मतलब खुल के काम अपना कर लेती है, फिर राज्य की सरकार अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो ये जो है चीजें हमको संघात्मक में देखने के लिए मिलते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं, यानी कि उनकी जो पावर्स हैं वो काफी क्लियरली जो है डिवाइड्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इससे संबंधित एक केस है एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूनिटरी जो सिस्टम है, एकात्मक प्रणाली, वो क्या कहता है। यहाँ पे इस केस में नाम ही है एकात्मक यूनिटरी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अधिकतर जो शक्तियां होती हैं ऐसे केसेस में केंद्र सरकार के पास होती हैं, यानी कि केंद्र सरकार में निहित होती हैं, और प्रांत को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है। यानी कि एक विद्वान ये बताते हैं, एक विद्वानों का ग्रुप ये बताता है कि देखो, मेन सुपरमेसी जो है ना, वो सारा का सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सारा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करती हैं। ये एकात्म का कॉन्सेप्ट है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं एसआर बोम्मी के केस क्या कहता है। ठीक है, इस मामले में जो है ना, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान को परिसंघात्मक, यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं इस नेचर को लेकर के, इन्होंने बोला है कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे उपबंध हैं जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी ये परिसंघात्मक संविधान है। देखो, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, यानी बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जिसको आपको देखने से ये प्रतीत लगता है कि सारा का सारा पावर तो केंद्र के पास है, राज्य तो उनके अधीन काम कर रहा है, लेकिन फिर भी इन सबों के बावजूद इस तरह से सामंजस्य है केंद्र और राज्यों के बीच कि हम उसे परिसंघात्मक संविधान ही मानते हैं। ठीक है, अब देखो, और जो है और लोगों ने क्या कहा है, सर आइवर जेनिंग्स जो है, ये काफी जो है अच्छे जूरिस्ट माने जाते हैं। ये कहते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। ठीक है, प्रोफेसर केसी वियर कहते हैं कि यह जो है क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय प्रकृति का है। देखो, यहाँ पे पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किसने क्वासी जो है फेडरल कहा था, किसने जो है फेडरल कहा था। तो ये भी हमको याद रखना है, और जब कभी भी अगर लिखने के पर्पज से आए तो ये हम सबको जूरिस्ट को हमको कोट करना है कि किसने
क्या कहा था, ठीक है। देखो, राजमन्नार समिति 1971 में और सरकारिया आयोग 1983 में जो है भारतीय संविधान को भी परसंघी बताया था। यानी कि ये जो समितियां बनी थी, जो आयोग बने थे, वो भी जो है संविधान को परिसंघीय बताते हैं, यानी कि फेडरल बताते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये जो है भले ही लगता है कि जो है केंद्र के पास है सारा का सारा सत्ता, लेकिन जो है फिर भी ये सब कार्यक्रम होने के बावजूद भी जो है ये केंद्र सरकार जो और राज्य सरकार के बीच जो है सामंजस्य बना रहता है, इसलिए इसको परिसंघात्मक जो है व्यवस्था बताते हैं। अच्छा, भारतीय संविधान में क्या एकात्म हम देखेंगे कि एकात्मक लक्षण कौन कौन से पॉइंट पे बताते हैं, संघात्मक जो लक्षण होते हैं वो किस पॉइंट बताते हैं। तो अभी हमने देखा कि एग्जैक्टली नेचर क्या है, तो अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग बात की, फिर भी सब जूरिस्ट का कंक्लूजन यहीं तक पहुंचता है कि वो संघात्मक प्रणाली को फॉलो करता है, यानी कि फेडरलिज्म है, ठीक है, यानी फेडरल जो है सिस्टम है। अभी हम देखते हैं कि जो फीचर्स है, लक्षण है एकात्मक का क्या होता है, और फिर जो है संघात्मक का देखेंगे और देन कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एकात्मक की जो पहला लक्षण है, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में होता है, ठीक है। अ, केंद्र राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि यूनिटरी फॉलो कर रहा है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। तो केंद्र के पास ही मतलब जो भी, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका में जो है ना डुअल सिटीजनशिप होता है, यानी कि सेंट्रल का केंद्र का अलग होता है, 50 राज्यों में विभाजित है, तो हर एक राज्य का उस व्यक्ति का खुद का नागरिकता होता है, यानी कि स्टेट का नागरिकता अलग है, फिर उस पूरे सेंट्रल की नागरिकता लेकर रखा है, पूरे देश की नागरिकता लेकर रखा है। लेकिन हमारे वहाँ क्या सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है, ठीक है। जो बात करता है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद आपातकाल में पूर्णतया एकात्मक स्वरूप है, यानी कि जब कभी इमरजेंसी का प्रावधान लगता है, 52 से लेकर 352 से लेकर 360 तक है इमरजेंसी के प्रावधान, तो यहाँ पे भी जो है एकात्मक स्वरूप देखने के मिलता है। संविधान संशोधन का अधिकार भी जो है यहाँ इस केस में भी एकात्मक स्वरूप देखने का प्रावधान मिलता है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि कहाँ पे जो है एकात्मक का सिस्टम है, और कहाँ पे संघ और राज्यों के निर्देश देने की शक्ति में भी देखा जाए, तो उस केस में भी जो है यहाँ पे एकात्मक की प्रणाली की जो है झलक दिखती है। आर्टिकल 256 में अधिकारी तंत्र का नियंत्रण, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं जो है, ये सब जो है भी ये एकात्मक को ही कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ संघात्मक प्रणाली के लक्षण क्या है, उसको भी देखते हैं। तो संघात्मक में हमने बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन होता है सेंट्रल और स्टेट का, काफ़ी जो अच्छे से रहता है, दोनों जो है अपने पावर को लेकर के काफ़ी फ्री रहते हैं, ठीक स्वतंत्रता है दोनों को। तो सबसे पहले लिखित संविधान जो है ये बताता है संघात्मक लक्षण की जो इसमें प्रॉपर्टीज मिलती है। संविधान की सर्वोच्चता, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र तथा राज्यों के पृथक सरकारें, ये सब पॉइंट जो है कहीं ना कहीं संघात्मक लक्षण को बयां करता है। अभी हम फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, क्योंकि हमको कंक्लूजन जरूर समझ लेना चाहिए कि आखिर में ये क्या है, ठीक है। देखो, जिस प्रकार से संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया, ठीक है, तो इससे यही तो पता चलता है कि केंद्र सरकार जो है अधिक शक्तिशाली है और राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। लेकिन किंतु राज्य के मामले में केंद्र जो है हस्तक्षेप किया जाना संविधान के एक सामान्य लक्षण नहीं है, ठीक है, याद रखना। यानी कि राज्यों के मामले में केंद्र द्वारा हस्तक्षेप किया जाना संविधान की सामान्य लक्षण नहीं है। लेकिन देखो, वस्तुतः क्या होता है, फैक्चुअल बात यह है कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध परिसंघीय है और न ही विशुद्ध एकात्मी, यानी कि न तो ये पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करता है, न तो ये कंप्लीटली जो है फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। ये कह लो कि ये दोनों का कोऑर्डिनेशन है, यानी कि दोनों सिस्टम का कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, ठीक है। और ये इन सब को समन्वय होते हुए भी हम इसको जो है परिसंघीय कहेंगे, क्योंकि देखो ये क्या है कि दोनों को कोऑपरेट करके चल रहा है, फिर भी अधिकतर जो झलक देखने के लिए मिलती है, अधिकतर प्रॉपर्टीज वो परिसंघी की मिलती है। इसलिए हम इसका कहते हैं कि एक अनोखा जो है समन्वय है परिसंघी का, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान
इस बात पर अत्यधिक बल देता है कि संघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि है। यानी कि जो फेडरल, ऐसे कर लो कि फेडरलिज्म को जो है, संघवाद को जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफी जोर देता है। यानी कि बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिसमें संघीय व्यवस्था को जो है ये बताता है। ठीक है, तो आई थिंक हमने देखा कि किस तरह से नेचर है और किस जुरिस्ट ने कैसे क्या कहा था। तो फैक्चुअल चीजें जब भी लिखने की बारी आती है तो हम इन चीजों को लिखने के साथ ही पहले हम दिखाएंगे कौन से जुरिस्ट ने क्या कहा था। ठीक है, क्योंकि नेचर से क्वेश्चन जो है, अगर आप जो है मेंस का पेपर दे रहे हो तो वहां से जरूर पूछ देते हैं, फीचर्स और नेचर से रिलेटेड जो है चीजें पूछी जाती हैं। तो आप मेंशन कर सकते हैं और किस किस पॉइंट पे जो है वो यूनिटरी सिस्टम शो करेगा, कौन से पे जो है फेडरल सिस्टम शो करेगा, और क्या लास्टली में कंक्लूजन निकलता है वो भी हमको लिखना जरूरी होता है। आई थिंक ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि आप चैनल में नए व्यूज हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।